डेथ एंड मी। अध्याय 46 तैयारियां। अगले दिन रोआन अन्य योद्धाओं के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में ही रुका रहा, जबकि रीन और अलंडा जूरी से बात करने चले गए। रोआन को धातु विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वहां उसकी उपस्थिति का कोई खास फायदा नहीं था। तो आप किस बारे में बात करना चाहते थे? फिर रीन ने समझाना शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूं। मैंने उस दुनिया में धातुओं के साथ काम किया था, इसलिए मैं जनजाति के लोहारों को कुछ नया गढ़ना सिखाना चाहता हूं। अलंडा और जूरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रीन को वापस आने के लिए कहा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपने पिछले लोक में साधक नहीं थे? अगर बात सिर्फ सामान्य हथियारों और कवच की है, तो हम उन्हें बनाना पहले से ही जानते हैं। रीन ने अपना सिर हिलाया। तुम समझते नहीं हो। दरअसल वह एक ऐसी दुनिया थी जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अस्तित्व नहीं था, नहीं साधक और दानव जैसे जीव थे। लेकिन यही कारण है कि वहां के मनुष्यों ने दूसरा रास्ता चुना। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर धातुओं को समझने वाला कोई नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी विधियां तुम्हारी विधियों से सैकड़ों बल्कि हजारों गुना अधिक उन्नत थीं। हमारे पास खेती करने वाले लोग नहीं थे, इसी वजह से लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। मेरी दुनिया में ताकतवर होना कोई मायने नहीं रखता। आपके शरीर में कितनी भी ताकत हो, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर वही लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है। वैसे भी अगर मैं आपको अपनी दुनिया के तौर तरीके समझा भी दूं, तो भी आप दोनों को ठीक से समझ नहीं आएगा। मुझे अपने पिछले जीवन के सामान्य ज्ञान को बताने में ही कई साल लग जाएंगे, और शायद आप लोग इस पर विश्वास भी न करें। मुझे गलत मत समझिए, मैं असभ्य होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बात बस इतनी है कि दोनों दुनियाओं के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। साधना के मामले में तो मुझे मूर्ख भी कहा जा सकता है। मेरा मतलब यही है कि आप दोनों मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। जूरी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं कोशिश करके देखूंगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। आपको क्या चाहिए? यह सुनकर रीन मुस्कुरा उठा। सबसे पहले मुझे 3 लोहारों की जरूरत है। उनकी प्रतिभा मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरी विधियां आपकी विधियों से बिल्कुल अलग हैं। मुझे धातुओं के जितने संभव हो उतने नमूने चाहिए होंगे। चूंकि हमारे पास पहले से ही एक अयस्क खदान है, मुझे यकीन है कि आपने इसका उपयोग उन अन्य प्रकार के अयस्कों के व्यापार के लिए भी किया होगा जो हमारे पास नहीं है। अलंडा ने इसकी पुष्टि की। बिल्कुल सही। हमारी अयस्क खदान लोहे की है और इसकी गहराई में हमें कुछ आध्यात्मिक लोहा मिलता है। बेशक इसकी गुणवत्ता कुछ खास नहीं है। आध्यात्मिक लोहा? अलंडा ने सिर हिलाया। यह लौह अयस्क है जो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम है। यह बहुत अधिक मजबूत है और इससे कहीं बेहतर हथियार बनाए जा सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ उच्च स्तरीय साधना करने वाले लोहार इससे आध्यात्मिक उपकरण भी बना सकते हैं। रीन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। एक धातु विज्ञानी होने के नाते वह जानता था कि इसे मिलने पर क्या करना है। उसके मन में इस तथाकथित आध्यात्मिक लोहे का उपयोग करने के कुछ विचार भी थे। बहुत अच्छा, सबसे पहले मुझे कोयला और चूना पत्थर की भी आवश्यकता होगी। चूना पत्थर? जूरी और अलंदा के हैरान चेहरे को देखकर रीन केवल आह भर सका। जैसा कि उम्मीद थी, दूसरी भाषा के साथ दूसरे नाम भी आते हैं। यह अच्छा हुआ कि उनके पास पहले से लोहा और कोयला था, इसलिए मुझे पता चल गया कि उन्हें यहाँ क्या कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इस दुनिया की भाषा अलग है, इसलिए लोहे और कोयले को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जाहिर है चूना पत्थर का भी कोई अलग नाम होगा। रीन ने कुछ देर सोचा और फिर बताया कि चूना पत्थर कैसा दिखता है। जूरी और अलंदा ने आश्चर्य भरे चेहरों से एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह चीज अच्छी है? रीन ने तुरंत सिर हिलाया। यहां जिस धातु का निर्माण मैं करना चाहता हूं, उसके लिए सबसे पहले बहुत अधिक चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। यह पूरी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। फिर अलंडा ने जनजाति से कुछ ही दूरी पर स्थित एक अन्य पर्वत की ओर इशारा किया। यह पर्वत भी जनजाति के क्षेत्र का ही हिस्सा है। वैसे तो वहां इसकी बहुत सारी मात्रा है, लेकिन चूंकि हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसे इकट्ठा करने की कभी जहमत नहीं उठाई। रीन अपनी हंसी नहीं रोक सका। उनके पास लोहा था और कोयला आसानी से निकाला जा सकता था, लेकिन चूना पत्थर ही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। वाह! आप लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह पत्थर आपके लिए सोने की खान साबित होगा। लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी हो जाती है, और वह भी बहुत बड़ी समस्या। जूरी ने सिर हिलाया। वह तुरंत समझ गया कि रीन का क्या मतलब था। गोपनीयता। अगर यह नई धातु जो आप बना रहे हैं वाकई इतनी मजबूत है, तो हम एक ऐसे कबीले होंगे जिसके पास एक ऐसा खजाना होगा जिसकी हम रक्षा नहीं कर सकते। इससे हमारे लिए विपत्ति भी आ सकती है। रीन ने सिर हिलाया। अभी तक मैंने अपने और दूसरे कबीलों के जितने भी हथियार और कवच देखे हैं, उनमें इस तरह की धातु नहीं थी। शायद यही सही है कि इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। पहले मुझे इसे खुद इस्तेमाल करके देखना होगा और नतीजे पता करने होंगे। अगर यह कारगर साबित हुआ तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा।
आखिर इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले हमारे कबीले को एक मददगार की जरूरत होगी, और वो कोई मामूली मददगार नहीं। ऐसा मददगार होना चाहिए जो हमारे कबीले को हनोई कबीले जैसी ताकत से भी बचा सके। जूरी ने अपनी आंखों के बीच की जगह को मलना शुरू कर दिया। उसे सिर दर्द होने लगा था। जूरी को नहीं लगता कि रीन झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। अब तक जूरी को पूरा यकीन हो चुका था कि रीन और रोआन बच्चे नहीं हैं, कम से कम मानसिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। अलंडा टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई। नारी जनजाति कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे में हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, नगर स्वामी की सुरक्षा। हालांकि वे निश्चित रूप से उस धातु को बनाने का सूत्र मांगेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बार उन्हें वह मिल गया तो हमारी रक्षा करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। जूरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, एक और विकल्प है जिससे हम पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करते हुए भी रहस्य को बरकरार रख सकते हैं। अलंडा और रीन ने तुरंत उसकी ओर देखा। ज़्फा बैंक। अध्याय 47 सफलता। ज़्फा बैंक। रीन ने जूरी की ओर देखा और उसके स्पष्टीकरण का इंतजार करने लगा। जूरी ने आह भरी और फिर बोलना जारी रखा। यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी शाखाएं एस्ट्रेक शहर सहित हर जगह है। इसके विशाल आकार के कारण साधना संप्रदाय भी इसे हल्के में नहीं लेते। फिर भी उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। वैसे आप जिस धातु का निर्माण करना चाहते हैं उसका नाम क्या है? स्टील। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भविष्य में और भी कई अलग अलग संयोजन देखने को मिलेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के अयस्क भी मौजूद हैं। जूरी ने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। वे हमारी जनजाति की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस इस्पात धातु से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा भी चाहिए होगा जिसके बारे में आपने बात की थी। साथ ही वे यूं ही कुछ भी नहीं ले लेते, वह ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे भारी राजस्व प्राप्त हो सके। अन्यथा उनके विशेषज्ञों का समय बर्बाद करना भी व्यर्थ होगा। रीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक और विकल्प पेश किया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो बेहतर होगा कि हमारा समुदाय इसमें शामिल न हो, या यूं कहें कि खुलेआम न हो। शहर में एक कार्यशाला लेने के बारे में क्या ख्याल है? शहर के नियमों के कारण इसकी सुरक्षा करना बहुत आसान होगा। साथ ही चूंकि समुदाय इससे सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होगा, इसलिए यह अधिक सुरक्षित भी होगा। जूरी की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा नहीं है कि यह एक बुरा विचार है, बल्कि शहर में एक कार्यशाला स्थापित करना बहुत महंगा होगा। सबसे पहले हमें उन हथियारों में से एक को पूरा होते देखना होगा। न केवल हमें, बल्कि ज़ाफा बैंक को भी। रीन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। इस बार मुझे सिर्फ एक लोहार दे दीजिए। जाहिर है कोई ऐसा जिस पर आपको भरोसा हो। वह और मैं मिलकर एक लोहे की तलवार बनाएंगे। मैं उसे आपको परीक्षण के लिए दूंगा और फिर आप अपना फैसला कर सकते हैं। जूरी ने सिर हिलाया और तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। उसी दिन रीन को कबीले की एक कार्यशाला में लाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो सब कुछ बंद था, यहां तक कि कुछ योद्धा भी आसपास तैनात थे जो किसी को भी पास आने से रोक रहे थे। अंदर केवल एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी औजार तैयार कर रहा था। इसके बाद अलंदा ने उनका परिचय कराया। ये हैं एरकिल टिटोला, हमारे कबीले के मुख्य लोहार। ये हमारे सबसे भरोसेमंद सदस्य भी हैं। जब तक ये हैं, आपको किसी भी बात के लीक होने का डर नहीं है। साथ ही ये मध्य स्तर के ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के योद्धा हैं। रीन ने एरकिल के सामने सिर झुकाया, लेकिन दूसरे हिस्से ने केवल अपनी आंखें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? क्या आपने ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ मुझे एक बच्चे से मिलवाने के लिए की थी? अलंदा ने अपना सिर हिलाया। अगले 7 दिनों के दौरान आपको उसके आदेशों का पालन करना होगा। मुझे पता है कि आपके मन में कई सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसकी उम्र को नजरअंदाज करें और उसकी बातों पर भरोसा करें। इसके लिए जनजाति इस महीने आपके स्पिरिट स्टोन की मात्रा दोगुनी कर देगी। एरकिल उन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया। वे ऐसा क्यों चाहेंगे? रीन के सफेद बालों के अलावा उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके। आह, मुझे नहीं पता जूरी क्या योजना बना रहा है, लेकिन चूंकि ये उसके आदेश हैं तो मैं उनका पालन करूंगा। हालांकि मुझे अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन की जरूरत नहीं है। वह आदमी सिर्फ कबीले के लिए काम करता है और मुझे यकीन है कि यह मामला भी अलग नहीं है। अगर मैंने वो स्पिरिट स्टोन ले लिए तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। यह सुनकर रीन और अलंडा मुस्कुरा उठे। जूरी की प्रतिष्ठा ऐसे ही मौकों पर काम आती थी। फिर रीन ने अलंडा की ओर देखा और पूछा, क्या जिन योद्धाओं को मैंने बुलाया था वे तैयार हैं? अलंडा ने सिर हिलाया। मैंने वायु तत्व से संबद्ध 10 योद्धाओं को एकत्र किया है। वे बाहर आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महान। फिर रीन ने अपने आसपास मौजूद सामग्रियों पर नजर डाली, लोहा, कोयला, चूना पत्थर और कुछ अन्य चीजें जो पहले से ही उसके उपयोग के लिए मौजूद थी। रीन को हाथ में चूना पत्थर पकड़े देख एरकिल ने पूछे बिना नहीं रह सका, तुम्हें ऐसे पत्थर की क्या जरूरत है? और इतना सारा कोयला क्यों? रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतिहास रचने वाले हो।
बस मेरे आदेशों का पालन करो और तुम देखोगे कि ये दोनों चीजें क्या कर सकती हैं। कबीले के उपनेता अलंडा, अंदर मौजूद योद्धाओं को बुलाओ। अलंडा ने सिर हिलाया और योद्धा तुरंत अंदर आ गए। लेकिन रीन ने उन्हें कार्यशाला में नहीं बल्कि उसके पीछे रखा। वे यहां एक खास मकसद से आए थे, भट्टी में आग का तापमान बढ़ाना। अग्नि तत्व से जुड़े योद्धा यह काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आग का तापमान इतना अधिक नहीं होता। शायद कुछ स्तरों के बाद ही कोई साधक इसे कर पाएगा। इससे उन्हें सृजन प्रक्रिया और प्रयुक्त सामग्री को देखने से भी रोका गया। ये रहस्य केवल रीन, अलंडा, एर्किल, जूरी और रोआन को ही ज्ञात थे। चलो शुरू करो। एर्किल ने रीन का आदेश माना और उन्होंने इस्पात का निर्माण शुरू किया। पहले तो एर्किल कोयले की मात्रा देखकर हैरान रह गया। इतनी अधिक मात्रा में कोयले की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अंत में उसे आश्चर्य हुआ कि इसका उपयोग आग जलाने के लिए नहीं बल्कि धातु बनाने में किया जा रहा था। कोयला इतना कमजोर अयस्क है, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे क्या लाभ हो सकता है। चूना पत्थर भी वैसा ही था। हालांकि रीन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसे उसके कदमों का अनुसरण करना होगा। गढ़ने की प्रक्रिया के दौरान एर्किल को अंततः पता चला कि रीन भी उसी की तरह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में है। यह निस्संदेह आज का सबसे बड़ा झटका था जो उसे लगा। इस कार्यशाला की साज सज्जा इतनी पुरानी थी कि रीन को सही संतुलन पाने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ा। हालांकि धातु विज्ञानी होने के नाते वह हर बार त्रुटियों को पहचान लेता था और अगले प्रयास में उन्हें सुधार लेता था। अंततः 5 दिनों के परिश्रम के बाद इस्पात की पहली प्लेट सफलतापूर्वक तैयार हो गई। जब एर्किल ने उसे जल्दी ठंडा करने के लिए पानी में डालने की कोशिश की तो रीन ने तुरंत उसे रोक दिया। क्या आप धातु की संरचना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? लीजिए, मैंने इसके लिए विशेष रूप से यह गर्म तेल तैयार किया है। अंततः एर्किल को पता चल गया कि कोने पर पड़ा हुआ और गर्म हो रहा तेल किस लिए था। क्या इसे ठंडा होने में अधिक समय नहीं लगेगा? रीन ने सिर हिलाया। बिल्कुल यही करना है। मुझ पर भरोसा करो और इसे अंदर डाल दो। कुछ घंटों बाद स्टील बनकर तैयार हो गया। रीन ने एर्किल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप इसे आजमाकर क्यों नहीं देखते? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आपने जो चीज बनाई है उसकी प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण कैसे किया जाता है। एर्किल ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस समय वह निस्संदेह दुनिया का सबसे जिज्ञासु व्यक्ति था। अध्याय 48, पहला पुरस्कार। एर्किल ने अगला 1 घंटा उन सभी तरह के परीक्षणों को करने में बिताया जिनके बारे में वह सोच सकता था। जब उसने परीक्षण समाप्त किए तो उसके चेहरे पर केवल अविश्वास ही दिखाई दे रहा था। यह कैसे संभव है? कोयला और चूना पत्थर जैसी कमजोर धातुएं लोहे को इतनी प्रतिरोधी वस्तु में कैसे बदल सकती हैं? यह समझ से परे है। रीन जोर से हंस पड़ा। वह समझा तो सकता था, लेकिन एर्किल को समझने में मुश्किल होगी क्योंकि इसके लिए पदार्थों की संरचना का ज्ञान जरूरी था। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि परमाणु क्या होते हैं, इसलिए वे शायद तुम्हें पागल समझ ले। आपको बस प्रक्रिया याद रखनी है। वैसे तो यह पहली रचना सफल रही, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। असली बेहतरीन उत्पाद आने से पहले मुझे इसमें कई सुधार करने होंगे। इसलिए इसे एक तरफ रख दीजिए और फिर से शुरू करते हैं। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, हम रुकेंगे नहीं। एर्किल सुनी हुई बातों से भयभीत हो गया। रुको, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि यह इससे भी बेहतर हो सकता है? रीन ने सिर हिलाया। हाँ, हो सकता है। और यह तो बस पहला उत्पाद है, बस उस समय का इंतजार कीजिए जब मैं आपको अन्य प्रकार के मिश्र धातुओं से परिचित कराऊंगा। इससे धातुओं को गढ़ने के बारे में आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। इस बार एर्किल ने कोई सवाल नहीं पूछा। जिसने अपना जीवन दशकों तक लोहार के काम में लगा दिया था, उसके लिए यह एक सपने जैसा था। जहां तक रीन को इन सब बातों की जानकारी होने की बात है, उसे अब इसकी परवाह भी नहीं थी। रीन को भी खूब मजा आ रहा था। उस समय उसकी आत्मा में आई समस्या के कारण उसके काम में ऐसी भावना का कोई स्थान नहीं था। वह यह कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि उसका इस्पात किस तरह के बदलाव लाएगा। 7वें दिन के अंत तक रीन एर्किल के साथ कार्यशाला से बाहर निकल गया। कार्यशाला के दूसरी ओर पवन तत्व से संबद्ध 10 योद्धा भी निकल गए। हालांकि वे रीन और एर्किल से कहीं अधिक थके हुए लग रहे थे। रीन ने पिछले 7 दिनों में उनसे सचमुच बहुत खून निकलवाया था। एर्किल के हाथ में एक तलवार थी जो उनकी पिछली लोहे की तलवारों से दिखने में अलग थी। यह बहुत चिकनी थी और तीक्ष्णता का एहसास कराती थी। इस तलवार के निर्माण के दौरान रीन को पता चला कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अंतिम परिणाम को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। यह उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था, जिससे उसके मन में कई और विचार उत्पन्न हुए। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने काम का परिणाम दिखाना था। अलंडा उन्हें लेने आई और उन्हें एक बार फिर जूरी के घर ले आई। जूरी के सामने 2 तलवारें थीं, एक उनके कबीले की तलवार और दूसरी नई लोहे की तलवार। उन्हें देखते ही अंतर स्पष्ट हो गया। लोहे की तलवार उनकी लोहे की तलवार से कहीं बेहतर दिख रही थी। वह दृश्य देखकर रीन हंस पड़ा और फिर उसने सुझाव दिया, ठीक है, दोनों तलवारें लो और उन्हें आपस में टकराओ। मुझे यकीन है कि तुम्हें नतीजा पसंद आएगा।
खासकर इसलिए क्योंकि यह इस्पात की तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी है, इसलिए यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसकी धार भी काफी बढ़ गई है। जूरी और अलंदा ने सिर हिलाया और एक एक तलवार उठा ली। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आधारभूत स्तर की शक्ति पहले से ही किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। दोनों ने थोड़ी दूरी बनाकर एक दूसरे की तलवारों पर प्रहार किया। खैर, इसे हमला कहना तो दूर, यह लोहे के हथौड़े से कांच की खिड़की पर वार करने जैसा था। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। लोहे की तलवार 2 टुकड़ों में कट गई, जबकि स्टील की तलवार पर मामूली खरोंचें ही आईं। जूरी को पूरा यकीन था कि अगर वह 100 लोहे की तलवारें भी यहां ले आए तो स्टील की वह एक तलवार उन सबको नष्ट कर देगी। शानदार। शहर से खरीदी गई तलवार भी इसके सामने कुछ नहीं है। नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर यह तलवार शहर में आ गई तो हंगामा मच जाएगा। इतना कहने के बाद जूरी ने अपनी तलवार की ओर देखा और फिर अपने दांत पीस लिए। फिर से कोशिश करते हैं। अलंडा अचंभित रह गई। लेकिन तुमने इस तलवार के लिए 300 स्पिरिट स्टोन दिए थे। जूरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहार की दुकान के अनुसार उन्होंने इसे बनाने के लिए स्पिरिचुअल कांच का इस्तेमाल किया था। ओह, सही बात है। उसने रीन की ओर देखा और टिप्पणी की। कांच एक अयस्क है जो लोहे के समान है, लेकिन उससे कहीं अधिक मजबूत है। आध्यात्मिक कांच तो उससे भी कहीं अधिक मजबूत है। मैंने इस तलवार का लंबे समय तक उपयोग किया है और यह वास्तव में एक अच्छी तलवार है। हालांकि मैं आपकी इस्पात तलवार के विरुद्ध इसे आजमाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे यह जानना ही होगा कि आपकी इस्पात तलवार कितनी अधिक शक्तिशाली है। रीन हंसा और सिर हिलाया। जरूर। मैं भी यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस आध्यात्मिक कांच से बनी तलवार कितनी अच्छी होती है। आखिरकार मेरी स्टील की तलवार तो साधारण धातुओं से बनी है, जो बेहद साधारण है। लेकिन पहले मुझे आपकी तलवार देखने दीजिए। जूरी ने सिर हिलाया और उसे रीन को दे दिया। कुछ सरल परीक्षण करने के बाद रीन की आंखें चमक उठीं। यह कितनी अद्भुत धातु है और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। काश मेरे पास भी कुछ होती। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस तलवार से कई गुना बेहतर कुछ बना सकता था। फिर भी रीन ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया और बस उसे जूरी को वापस दे दिया। ठीक है, अब आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको 300 स्पिरिट स्टोन खोने के लिए तैयार रहना होगा। यह टिप्पणी सुनकर जूरी जोर से हंस पड़ी। कोई दिक्कत नहीं, मैं इस समय उन स्पिरिट स्टोन्स से छुटकारा पाना चाहता हूं। इस बार जूरी और अलंदा ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का ही प्रयोग नहीं किया। आध्यात्मिक कांच तलवार कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के सहयोग से ही जूरी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती थी। अलंदा ने भी ऐसा ही किया और इस्पात की तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी। जूरी और अलंदा ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और तुरंत हमला कर दिया। स्विश। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा रीन ने अनुमान लगाया था। जूरी की आध्यात्मिक कांच तलवार भी 2 हिस्सों में टूट गई और पूरी तरह खो गई। हालांकि जूरी इस परिणाम से बेहद खुश थी। महान। दूसरी ओर रीन ने अपनी स्टील की तलवार को देखा। उस पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था और उसकी संरचना को काफी नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल। साधारण सामग्रियों की भी एक सीमा होती है। भले ही मेरी स्टील की तलवार जीत गई हो, लेकिन वह दूसरी आध्यात्मिक कांच तलवार को काट नहीं पाएगी। वह निश्चित रूप से टूट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा दोनों हथियार नष्ट हो जाएंगे। हालांकि स्टील की तलवार पहले से ही 300 स्पिरिट स्टोन वाली तलवार से बेहतर है, इसलिए यह एक अच्छी शुरुआत है। बधाई हो, होस्ट ने स्टील बना लिया है। इनाम 15 डेस्टिनी पॉइंट्स। स्टील दुनिया में गहरा बदलाव लाएगा। समय बीतने के साथ साथ ये बदलाव और भी बड़े होते जाएंगे। इस दुनिया में स्टील का प्रभाव बढ़ने पर अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। रीन और रोआन दोनों को एक ही संदेश मिला और वे हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अध्याय 49 मृत्यु शैली। आवश्यक उत्पाद मिलने पर जूरी ने रीन की ओर देखा और पूछा, मैं कल कार्यशाला किराए पर लेने के लिए शहर जा रहा हूं। क्या एरकिल इस तरह की तलवार खुद बना सकता है? रीन ने सिर हिलाया। जब तक आप वापस आएंगे तब तक वह इस प्रभाव को दोहराने में सक्षम हो जाएगा। बाकी सब आप पर निर्भर करता है कि आप जाफा बैंक को हमारी मदद करने के लिए मना पाते हैं या नहीं। जूरी ने उत्साह से सिर हिलाया। बहुत खूब। सबसे पहले हमें इन स्टील के हथियारों को पहचान दिलानी होगी। एक बार जब यह बात फैल जाएगी तो हमारे उत्पाद के फॉर्मूले पर लोगों की नजरें टिक जाएंगी। लेकिन यही वह समय होगा जब मैं जाफा बैंक को इसमें शामिल करूंगा। चाहे वे चाहें या न चाहें, उन्हें इस नई धातु के महत्व को पहचानना ही होगा। इसके बाद जूरी ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब हमें मुनाफे में आपके हिस्से पर चर्चा करनी होगी। इस धातु के निर्माता के रूप में आप कितना हिस्सा चाहते हैं? रीन मुस्कुराया और उसने 3 उंगलियां आगे बढ़ाई। 30% काफी से अधिक है। जूरी और अलंडा अचंभित रह गए। सिर्फ 30%? यह तलवार कम से कम 300 स्पिरिट स्टोन में बिक सकती है, जानते हो? और ये सारी सामग्रियां तो साधारण हैं।
300 स्पिरिट स्टोन तो छोड़ो, एक स्पिरिट स्टोन से ही इसे बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदा जा सकता है। आप कुछ और मांग सकते हैं। मुझे 50% मांगने में भी कोई आपत्ति नहीं है। रीन ने अपना सिर हिलाया। 30% काफी है। इतनी स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल हम अपने मौजूदा स्तर पर साधना के लिए कर सकते हैं और इनके खत्म होने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। जहां तक इसे दूसरी चीजें खरीदने की बात है, तो फिलहाल मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह भी न भूलें कि जाफा बैग भी कम से कम 20 से 30% मांगेगा। पूरे कबीले की कमाई को देखते हुए हर उपकरण की बची हुई कीमत से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जूरी थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। जनजाति के लिए सब कुछ करने वाले व्यक्ति के रूप में ऐसे शब्द उस पर बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा, 30% ही ठीक है। एरकिल को सही तरीके से पढ़ाना सुनिश्चित करें। इसके बाद जूरी ने एरकिल की ओर देखा और आदेश दिया। एरकिल, 2 भरोसेमंद लोहारों को चुन लो और उन्हें भी इसका अभ्यास कराओ। जब मैं एक कार्यशाला किराए पर लेकर वापस आऊंगा तो मैं तुम तीनों को तुरंत शहर ले आऊंगा ताकि तुम काम शुरू कर सको। अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता है तो मैं तुम्हें उन्हें भी लाने की अनुमति दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बात के उपकरणों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना है, समझे? एरकिल की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दी। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। 2 नौजवान हैं जिन पर मुझे बहुत गर्व है, वे इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगे। इससे भी अच्छी बात यह है कि वे अविवाहित हैं, इसलिए उन्हें परिवार संभालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां काम खत्म होते ही मैं उन्हें तुरंत बुला लूंगा। रीन और जूरी ने कुछ और बातों पर चर्चा की, फिर समूह अलग हो गया। अंत में जूरी का धैर्य टूट गया और वह रात रहते ही शहर के लिए निकल गया। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद रीन, एरकिल और उसके 2 शिष्य जनजाति की लोहार कार्यशाला में लौट आए। अलंडा ने अन्य वायु तत्व से जुड़े योद्धाओं को भी उनके साथ काम करने की व्यवस्था की। अगले 1 सप्ताह तक रीन यह सुनिश्चित करेगा कि वे इस्पात बनाने की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें। रोआन की तरफ लौटते हुए वह और अलंडा बच्चों को सिखाना जारी रखे हुए थे। सिस्टर ऑब ने कहा कि जनजाति में बड़े बदलाव लाने में सक्षम किसी भी चीज को भाग्य अंक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोआन ने अपनी तलवारबाजी शैली को एक किताब में संकलित करने का फैसला किया और उसे अलंडा को सौंप दिया। इसे तलवारबाजी पसंद करने वाले अन्य योद्धाओं को दे दो। इससे उन्हें अभ्यास के दौरान कई बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर कोई सवाल हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना। अलंडा ने सिर हिलाया और किताब पर एक नजर डाली। रोआन पहले ही अलंडा को साबित कर चुका था कि उसकी तलवारबाजी की शैली बेहतर है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे मानना पड़ा कि यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहन थी। शानदार। वैसे इस तलवारबाजी शैली को क्या कहते हैं? रोआन उस सवाल को सुनकर अचंभित रह गया। नाम? मैंने इसे खुद ही सीखा है, इसलिए मेरे पास इसका कोई नाम नहीं है। चलो देखते हैं। खैर, इसे डेथ स्टाइल ही कह देते हैं। अलंडा के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। क्या यह बहुत सामान्य नहीं है? रोआन ने अलंडा की ओर एक नजर डाली। किसे परवाह है? चूंकि मैंने इसे डेथ स्टाइल कहा है तो यह डेथ स्टाइल ही है, बस इतना ही। अलंडा ने आह भरी और चली गई। रोआन ने लड़ाई की कक्षाओं में भी बदलाव किए और अभ्यास के लिए लकड़ी की तलवारें शामिल की। दरअसल उन्होंने रुचि रखने वाले बच्चों के लिए लकड़ी के डंडे, कटार, भाले आदि जैसे अन्य हथियार भी रखे। उन्होंने यह भी कहा कि ये लकड़ी के हथियार बच्चों के कद के अनुसार बनाए जाएं, इसलिए वे काफी छोटे थे। रोआन ने लगभग हर तरह के हथियार को आजमाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इनमें कभी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उन्हें कुछ चीजें बदलनी पड़ी। फिर भी अधिकांश बच्चे शरीर रूपांतरण के रक्त प्रतिस्थापन चरण में हैं। उन्हें अपने शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा निकालने में कई साल लगेंगे। इसी कारण वह उन्हें अपने पिछले जीवन के ज्ञान के अनुसार शिक्षा दे सके। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर बच्चों ने तलवारें ही चुनी। यहां तक कि जिन बच्चों ने दूसरे लकड़ी के हथियारों में दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने भी अंत में उन्हें ही चुना। पूरे समूह में केवल रिवियो ही अपवाद था, जिसे भाला बहुत पसंद था, और इन्ना मलाका, जिसे लाठी ज्यादा पसंद थी। इसी वजह से रोआन को उन दोनों के लिए एक खास समय निकालना पड़ा। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। रोआन के बिना साधना वैसे भी काफी धीमी चल रही थी, इसलिए उसने इंतजार करना ही बेहतर समझा। भले ही उसे यह पसंद न हो, लेकिन तत्वों के बीच संतुलन बनाने के लिए रोआन के प्रकाश तत्व का उपयोग किए बिना साधना में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। भाला चलाने में रिवियो की प्रतिभा अच्छी कही जा सकती है, इसलिए उसकी प्रगति देखकर अच्छा लगा। हालांकि इन्ना मलाका सचमुच एक प्रतिभाशाली योद्धा थी। उसने भाले के बारे में रिवियो द्वारा सिखाई गई हर बात को स्पंज की तरह सोख लिया। इतना ही नहीं, उसे भाले का इस्तेमाल करते हुए बहुत आनंद भी आता था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जूरी ने कहा था कि अगर संप्रदायों को पता चला तो वे उसे पकड़ने आ जाएंगे। रिवियो और उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। चाहे बुद्धि हो, साधना हो या हथियारों में निपुणता, वह उससे कहीं आगे है। योग्यता के एक स्तर का अंतर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, यह वाकई अद्भुत है। मुझे आश्चर्य होता है कि लाल और बैंगनी योग्यताएं कितनी भयानक होंगी।
इसी तरह रीन और रोआन पूरे सप्ताह व्यस्त रहे। अध्याय 50। जूरी चली गई। जूरी की शहर की यात्रा उम्मीद से ज्यादा लंबी चली और वह 10 दिन बाद ही वापस लौटा। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रेक शहर के आसपास इतनी सारी जनजातियां क्यों हैं? इसका कारण यह है कि वहां सबके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक शांत गली में एक छोटी सी कार्यशाला भी काफी महंगी थी। खैर, जब मैं शांत कहता हूं तो यह केवल मुख्य सड़कों की तुलना में है। जनजातियों की भारी संख्या और शहर के भरे होने के कारण इस जगह से भी बहुत से लोग गुजरते हैं। अलेंडा ने पूछे बिना नहीं रह सकी। वर्कशॉप किराए पर लेने में कितना खर्चा आया? जूरी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कृपया मत पूछिए। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम कुछ भी नहीं बेच पाए तो हम उस जगह को 2 महीने से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। लेकिन रीन हंस पड़ा। चिंता मत करो, तलवारें और अन्य हथियार जरूर बिकेंगे। तुम लोगों ने खुद देखा, मेरी तलवार तो स्पिरिचुअल काज की तलवार से भी बेहतर थी। इसके बाद एरकिल और उसके 2 शिष्य आगे बढ़े और रीन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ कहा। एरकिल को प्रक्रिया की पूरी समझ है। उनके दोनों प्रशिक्षु भी इसे कुछ हद तक समझ पाएंगे। बस शर्त यह है कि निर्माण के दौरान एरकिल को उनके साथ रहना होगा। आखिर गुणवत्ता की गारंटी तो उन्हें ही देनी है। वैसे भी वे आपके साथ कभी भी जाने के लिए तैयार हैं। जूरी यह सुनकर खुश हो गई। बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको अपने परिवार की चिंता है तो आप उन्हें ला सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि स्टील वर्क के बारे में उन्हें भी जानकारी न हो। एरकिल के दोनों शिष्यों ने सिर हिलाया। जैसा कि एरकिल ने पहले बताया था, वे अविवाहित हैं और अब तक लोहार के काम में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। एरकिल तो अपनी पत्नी को ही साथ लाएंगे। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है, उन्हें साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। इस बार सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरे साथ आएंगी। जूरी ने कोई शिकायत नहीं की। तभी रीन ने बोलना शुरू किया। कबीले के मुखिया, मैं आपकी उस योजना को समझ गया हूं जिसके तहत आप इस बात के हथियारों को पहले मान्यता दिलवाना चाहते हैं। लेकिन कोई आपसे तेज होकर पहले ही इसे हासिल कर सकता है। अगर कोई उच्च कोटि का साधक अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करे तो वह एरकिल और उसके शिष्यों द्वारा इस पर किए जा रहे काम की जांच कर सकता है। जूरी ने रीन की बात से सहमति जताई। मुझे पता है। इसीलिए मैंने पहले से ही योजना बना रखी है। फिलहाल किसी को हमारी परवाह नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम अभी सुरक्षित हैं। फिर भी मैं एरकिल और उसके 2 शिष्यों से काफी सारे लोहे के हथियार बनवाऊंगा। उसके बाद मैं सारा चूना पत्थर और अधिकांश कोयला हटा दूंगा, केवल लोहा ही रहने दूंगा। रीन की आंखें चमक उठीं। यह वाकई एक अच्छा विचार है। बेचने से पहले ही हम अपनी जरूरत की हर चीज बना लें। इससे आपको कुछ दिन तलवारों की कमी की चिंता किए बिना बिताने में आसानी होगी। बाद में अगर कोई जासूसी करने भी आता है तो लोहार काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा। चूना पत्थर खत्म हो चुका होगा और बचा हुआ कोयला सिर्फ आग जलाने के साधन के रूप में ही काम आएगा। जूरी मुस्कुराई। बिल्कुल सही। साथ ही मैं बहुत सारी लोहे की तलवारें बनाने और उन्हें बाहर रखने की योजना बना रहा हूं। मैं सड़कों पर लोगों के साथ प्रदर्शन करूंगा। वे एक तलवार चुन सकेंगे और उसे स्टील की तलवार से तुलना करके खुद परिणाम देख सकेंगे। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने हथियारों को भी आजमाना चाहेंगे। रीन को मानना पड़ा कि यह एक अच्छा विचार था। आखिर देखकर ही विश्वास होता है। खैर, मैं जा रहा हूं। अलेंडा, इस बीच तुम कबीले की बागडोर संभालोगी। अगर सब ठीक रहा तो मैं 3-4 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। अलेंडा ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। मैंने पहले से ही आपके साथ जाने के लिए कुछ योद्धा तैयार कर रखे हैं, खासकर पवन तत्व से संबद्ध योद्धाओं का एक समूह जो गढ़ाई में मदद करेगा। यह सुनकर जूरी मुस्कुरा उठी। अगले दिन जूरी एरकिल और बाकी लोगों के साथ चली गई। जैसे ही जूरी दूर जाकर गायब हो गई, अलेंडा ने रीन से पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या आप उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे? आप उनके काम को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। हालांकि रीन ने अपना सिर हिलाया। यह तो बस स्टील है, मुझे इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं फिलहाल साधना करूंगा। मैंने पिछले 2.5 हफ्तों में कोई अभ्यास नहीं किया है। यह दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है, बुद्धि से काम नहीं चलता। अगर मेरे पास उसे सहारा देने वाली शक्ति नहीं है तो भविष्य में मैं अपने दिमाग में जो कुछ भी है उससे सिर्फ निशाना बन जाऊंगा। इसके अलावा मां तो बहुत चिंतित होंगी। अलेंडा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह भी मानता था कि अपनी ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मरने के बाद और कुछ मायने नहीं रखता और इस दुनिया में मौत एक आम बात है। अच्छा, तो कल से वापस कक्षाओं में चले जाओ। जब तुम कार्यशाला में थे तब रोआन मेरे साथ बच्चों को पढ़ा रहा था, इसलिए तुम्हें बाकी बच्चों की पढ़ाई पूरी करनी होगी। रीन ने अलेंडा की ओर देखा। मेरे स्टील के हथियारों से मुझे जितने स्पिरिट स्टोन मिलेंगे उसे देखते हुए मुझे शिक्षक के रूप में काम क्यों करते रहना चाहिए? मेरे पास आपको आखिरी 35 स्पिरिट स्टोन देने के लिए पर्याप्त से अधिक धन होगा। अलेंडा ने अपना सिर हिलाया। अब बात स्पिरिट स्टोन्स की नहीं रही।
सभी बच्चे आपको और रोआन को अपना आदर्श मानते हैं। अगर आप गायब हो जाएंगे तो क्या इससे उनके खुद के विकास पर असर नहीं पड़ेगा? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? रीन के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। आप बस यही चाहते हैं कि कोई आपका काम कर दे, है ना? अलेंडा ने नजरें फेर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। हालांकि वह गलत नहीं था। बच्चे सचमुच उसे और रोआन को बहुत मानते थे। इसके अलावा रीन को भी यह मानना पड़ा कि यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। आह, ठीक है। चूंकि रोआन अभी भी वही है तो मैं जारी रख सकता हूं। वैसे भी मेरे पास साधना करने के लिए स्पिरिट स्टोन तो है नहीं। यह भी कहना जरूरी है कि मुझे पृथ्वी पर अपने स्कूली जीवन का आनंद लेने का कभी मौका ही नहीं मिला। इसके बाद रीन नहाने के लिए घर वापस चला गया। आखिर प्राचीन काल में इस्पात कारखाने में काम करना कोई बहुत साफ सुथरा काम तो होता ही नहीं है।